हेलो दोस्तों, मेरा नाम यश सोलंकी। स्वागत है आपका हमारे चैनल दिल्ली वाला टीचर पे। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं अपने आर्थिक प्रभाव को। इससे पहले की वीडियो में हमने वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव को पूरी तरीके से समझ लिया था। तो अब उसके अगले पार्ट के अंदर हम उसके आर्थिक प्रभाव को देखने वाले हैं कि ग्लोबलाइजेशन के आर्थिक प्रभाव क्या निकल कर आए हैं या फिर उसका देशों की इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है। ठीक है, तो इस बात को इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपके सामने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के नाम लिखे गए हैं। कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, IMF के नाम से जिसको हम जानते हैं, जिसको हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहा जाता है। ठीक है, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन। तो ये कुछ इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जो क्या करते हैं, आज की आर्थिक नीतियों को बनाते हैं। मतलब कि आज पूरे वर्ल्ड की जितनी भी आर्थिक जो इकोनॉमी होती है, ठीक है, आर्थिक नीतियां या पॉलिसी जितनी भी होती है, तो उन सबको बनाने में जो ज़्यादातर हाथ होता है वो इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस का होता है। ठीक है, ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर ही क्या करती हैं, दुनिया की आर्थिक नीतियों को तय करती हैं। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि आर्थिक वैश्वीकरण का मतलब है आर्थिक प्रभाव को तेज करना। ठीक है, आर्थिक वैश्वीकरण का हम मतलब क्या समझते हैं कि आज के टाइम पे आर्थिक प्रभाव जो है वो क्या हो चुका है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, आर्थिक प्रभाव बोले तो कि व्यापार आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, देशों के बीच में पूंजी का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। उन सबको हम आर्थिक प्रभाव के अंदर काउंट कर सकते हैं। ठीक है, वस्तुओं का प्रभाव जैसे कि, ठीक, तो आर्थिक प्रभाव जो है आज के टाइम पे ज्यादा हो चुका है। आर्थिक वैश्वीकरण का मतलब वही है। ठीक है, अब यहाँ लिखा है कि कुछ जो है स्वेच्छा से होते हैं। मतलब कि कुछ आर्थिक प्रभाव तो क्या होता है, स्वेच्छा से, कि भाई पूछा जाके कि भाई आप व्यापार करना चाहते हो हमारे साथ, दूसरे वाले ने बोला ठीक, बिल्कुल कर लेंगे भाई साहब, क्या दिक्कत है, तो व्यापार हो गया। यानी कि कुछ तो होते हैं जो स्वेच्छा से हो जाते हैं व्यापार, कुछ जो है अपनी मर्जी से लोग कर लेते हैं। स्वेच्छा मतलब अपनी मर्जी से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुछ अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और शक्तिशाली मूल्यों द्वारा जबरन लादे जाते हैं, जबकि कुछ ऐसे प्रभाव देखने को मिले हैं जिनको अंतरराष्ट्रीय संस्था के द्वारा फोर्स किया जाता है। ठीक है, तो कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि जाके जो छोटे मोटे देश होते हैं ना, उनको डांट फटकार देता है कि ये भाई साहब करेगा नहीं हमारे साथ व्यापार। ठीक है, ऐसे करके डांट फटकार के भी जबरदस्ती क्या करवा ले जाता है, उनके साथ व्यापार करा जाता है। ठीक है, तो कुछ व्यापार जो है स्वेच्छा से अपनी मर्जी से होते हैं, जबकि कुछ व्यापार या कुछ आर्थिक प्रभाव ऐसे हैं जिनको अंतरराष्ट्रीय संगठन, जो ये सारे संगठन हैं, वर्ल्ड बैंक, IMF और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, ये सब भी क्या करते हैं, उनको जो है फोर्स करते हैं ताकि वो क्या करें, प्रभाव करें या व्यापार वगैरह करें। ठीक है, तो आर्थिक प्रभाव दो तरीके से होते हैं। अब यहाँ पे ये चार चीजें बताई गई हैं, क्योंकि जैसे कि हमने पढ़ भी रखा है पहले कि वैश्वीकरण के अंदर ये चार चीजों का प्रभाव मैक्सिमम होता है। ठीक है, पहला वस्तु का, दूसरा पूंजी, तीसरा विचारों और चौथा लोगों का। ठीक है, तो लिखा हुआ है वस्तु और पूंजी के बारे में क्या बातें लिखी गई है कि वस्तु जो है, तो वस्तु का जो है आयात प्रतिबंध अब जो है ना क्या हो गए हैं, बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। जबकि हम पहले के टाइम पे अगर देखें तो वस्तुओं का प्रभाव उतना इजीली नहीं हो पाया करता था, क्योंकि उस टाइम पे क्या है ना कि जितनी भी जो कंट्रीज हुआ करती थी वो अपने आयात प्रतिबंधों को बहुत ज़्यादा बढ़ाया करती थी, ताकि हम जो है हमारे देश के अंदर कोई भी दूसरा देश आके व्यापार ना कर पाए। ठीक है, पहले के टाइम पे जो इम्पोर्ट जो पॉलिसीज होती है वो बहुत ज़्यादा रिजिड या कठोर हुआ करती थी, ताकि व्यापार वगैरह कोई हमारी कंट्री के साथ ना कर पाए। जैसे कि आप अगर 1991 से पहले इंडिया की ही नीतियों को देखोगे तो उस टाइम पर हमारी भी जो आयात नीति थी उसके ऊपर काफी सारे प्रतिबंध लगे हुए थे, क्योंकि हम भी संरक्षणवाद की नीति को अपना रहे थे। ठीक है, तो लेकिन आज के टाइम पे जब वैश्वीकरण आया तो वैश्वीकरण के होने की वजह से आज के टाइम आयात प्रतिबंध क्या हो गए हैं, बहुत ज्यादा कम हो गई है। यानी कि आज के टाइम पे रेस्ट्रिक्शंस जो लगती हैं वो बहुत कम हो चुकी हैं। उसके अलावा पूंजी के प्रवाह में क्या बताया जा रहा है
तो पूंजी की आवाजाही पर भी अब कम प्रतिबंध हैं। ठीक है, पहले के टाइम पे कैपिटल का एक जगह से दूसरी जगह जाना उतना सक्सेसफुल नहीं था, लेकिन आज के टाइम पे एक पूंजी जो है वो दूसरे जगह पे आराम से जाती है, यानी कि व्यापार वगैरह आज के टाइम पे आराम से होता है, पूंजी का प्रवाह भी हो रहा है। तीसरा लिखा हुआ है यहाँ पे विचारों का, तो विचारों का प्रवाह तेज हो चुका है पहले के मुकाबले। तो आज के टाइम पे तो विचारों का प्रवाह बहुत ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे खड़ा होकर कोई चीज़ पढ़ा रहा हूँ तो इस वीडियो को बहुत दूर दूर के देशों के लोग, चाहे अमेरिका के चाहे कहीं के भी, आराम से लोग बैठे बैठे देख सकते हैं। यानी कि अगर मैंने यहाँ से इस वीडियो से कोई एक अपना विचार रखा तो वो विचार 1 मिनट में पूरी दुनिया में जा सकता है। ठीक है, यानी कि हम क्या समझ रहे हैं कि विचारों का प्रवाह आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ी है। टेक्नोलॉजी की वजह से सोशल मीडियाज वगैरह ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इन सब के कारण दुनिया के अंदर कनेक्टिविटी बढ़ती जा रही है, और उस वजह से क्या हुआ है, आज के टाइम विचारों का प्रवाह बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, अब चौथा लिखा हुआ है लोगों का, कि जो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो लिखा हुआ है कि जिस हद तक वस्तु और पूंजी का प्रवाह बढ़ा है, ठीक है, उस हिसाब से लोगों की आवाजाही नहीं बढ़ी है। कि अगर हम कंपेयर करें कि वस्तु रख लो एक साइड और एक साइड पूंजी रखो, और दूसरी साइड कौन है, एक साइड वस्तु और पूंजी और दूसरी साइड लोग। ठीक है, तो अगर आप दोनों को कंपेयर करो तो आपको वस्तु और पूंजी का प्रवाह ज़्यादा देखने को मिलेगा, यानी कि वो ज़्यादा ट्रांसफर होंगी एक देश से दूसरे देश में, और जबकि लोगों का प्रवाह कम मिलेगा। तो लोग भाई कम ही जाते हैं दूसरे देशों के अंदर। जो उनके पास पैसा है, बड़े बड़े अमीर लोग, वो लोग क्या करते हैं, दूसरे देशों में घूमने के लिए जाते हैं। ठीक है, हम तो अपने छोटे मोटे क्षेत्र के अंदर ही घूम के खुश हो जाते हैं। तो अमीर लोग जो है ज़्यादातर क्या करते हैं, वो ट्रैवल करते हैं दूसरे देशों के अंदर। इसलिए बोला जा रहा है कि अगर हम कंपेयर करें तो लोगों की आवाजाही क्या होती है, कम होती है। समझ आ रहा है? तो ये सब बातें हमारे को आर्थिक प्रभाव के अंदर देखने को मिलती है कि भाई आज की जो आर्थिक नीतियां हैं वो ये ऑर्गेनाइजेशंस बनाती हैं। आर्थिक वैश्वीकरण का मतलब होता है आर्थिक प्रवाह, कुछ स्वेच्छा से भी होते हैं, कुछ जोर जबरदस्ती थप्पड़ मार के भी हो जाते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें। उसके अलावा लिखा हुआ है कि आज के समय जो डेवलप कंट्रीज होती हैं, वो डेवलप कंट्रीज अपनी कठोर वीजा नीति बनाती हैं। कठोर वीजा नीति का मतलब क्या है, वो अपना पासपोर्ट की जो नीति वगैरह, जो पॉलिसी वगैरह है, वो ऐसे बनाती हैं कि भाई कोई भी ऐरा गैरा इंसान उनके देश में ना आ पाए। ठीक है, वो कठोर वीजा नीति बनाती है ताकि जितनी भी जो डेवलपिंग कंट्रीज के जो लोग हैं, जिनको रोजगार की इच्छा है, वो ऐसे ही ना उनके देश के अंदर भर जाए। समझ आ रहा है यहाँ पे चल क्या रहा है? पॉलिटिक्स बड़ी खतरनाक हो रही है। अगर जैसे मान लो कि भाई एक डेवलप कंट्रीज है, अब डेवलप कंट्री के अंदर क्या होगा कि भाई वहाँ पे व्यापार जो है ज़्यादा होता है, और वहाँ पर पैसा ज़्यादा है, इंडस्ट्री वगैरह ज़्यादा होती है, रोजगार की सुविधाएं अच्छी होती है। तो ऐसे में तो कोई भी डेवलपिंग कंट्रीज का बंदा सोचेगा कि भाई अपने देश में तो ऐसा है ही नहीं व्यापार, मतलब कि बिल्कुल भी काम करने की सुविधा, तो ऐसा करते हैं, चलते हैं बढ़िया किसी डेवलप कंट्रीज के अंदर, वहाँ पे जाकर फैक्ट्री में काम करेंगे। ठीक है, जो काम 1000 रुपए का वो हम 500 में कर देंगे। तो ऐसे करके फिर तो लोग क्या करेंगे, दूसरे देशों के अंदर आवाजाही ज़्यादा हो जाएगी, वो लोग जाना स्टार्ट कर देंगे, और वो जो डेवलप कंट्रीज को सत्यानाश हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए जो डेवलप कंट्रीज होती है वो अपनी कठोर वीजा नीति बनाती है ताकि डेवलपिंग कंट्री से कोई भी ऐसे इंसान उनके देश में ना आ पाए। समझ आ रहा है? ठीक है, उसके अलावा लिखा है कि आर्थिक वैश्वीकरण का प्रभाव हर जगह अलग अलग देखने को मिलता है। यानी कि आर्थिक वैश्वीकरण जो है, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, उसका जो इम्पैक्ट है वो हर जगह अलग अलग देखने को मिलता है। हर जगह अलग अलग देखने का मतलब क्या है कि भाई वो डेवलप कंट्रीज के अंदर अलग टाइप से देखने को मिलेगा, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर अलग टाइप से देखने को मिलेगा, और अंडर डेवलप कंट्रीज में अलग तरीके से देखने को मिलेगा। तो हर जगह उसका जो प्रभाव है वो क्या है, अलग अलग है। एग्जाम्पल बता रखा है कि सरकारें अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रही हैं, इससे सामाजिक न्याय से सरोकार रखने वाले लोग क्या हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। सरोकार का मतलब होता है उससे कंसर्न रखने वाले लोग, ताल्लुक रखने वाले लोग। ठीक है, तो सरकारें आज के टाइम पे अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रही हैं। जैसे जैसे आर्थिक प्रभाव बढ़ रहा है वैश्वीकरण का, तो सरकार जो है अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रही है। जैसे हमने अभी पॉलिटिकल वाले में देखा ही था कि भाई सरकार के अब मात्र 2 काम बचे हैं, कानून व्यवस्था को सही करना और नागरिकों की सुरक्षा करना। ठीक है, जो हमने राजनीतिक प्रभाव पड़ा था उसके अंदर ये बात थी। तो अब सरकारें अपने कार्यों से पीछे हट रही हैं,
और इस वजह से क्या हो रहा है, जो सामाजिक न्याय से जो कंसर्न रखते हैं लोग, जो ऐसे लोग जो चाहते हैं कि भाई सोसाइटी के अंदर सबका भला होना चाहिए, तो वो लोग जो है ना अब बहुत ज़्यादा चिंतित हो चुके हैं, परेशान कि भाई अब लोगों का घर बार चलेगा कैसे। ठीक है, तो लिखा हुआ है इनका कहना क्या है, मतलब कि जो ऐसे लोग जो सामाजिक न्याय से लेकर चिंतित हैं उनका कहना क्या है। तो इनका कहना है कि इसका फायदा कुछ अमीर लोगों को ही होगा, लेकिन जो लोग गवर्नमेंट पर डिपेंड रहते हैं उनकी स्थिति क्या होगी, खराब हो जाएगी। तो सामाजिक न्याय वाले लोग बोलते हैं कि भाई जो ये इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन है ना, इसका फायदा सिर्फ अमीरों को होता है। ठीक है, सिर्फ अमीर लोग क्या होते हैं, अपना पैसा कमा कमा के और अमीर बनते चले जाते हैं, जबकि जो गरीब लोग हैं, जो लोग गवर्नमेंट पे डिपेंड रहते हैं, गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर रहते हैं, ऐसे लोगों की स्थिति और ज्यादा बदतर या खराब होती जा रही है। समझ आ रहा है, ये लोग ऐसा मानते हैं। इसीलिए यहाँ पे 3 बिंदु बना रखी है। 3 बिंदु का मतलब क्या है, इसीलिए, इसका मतलब होता है इसीलिए, इसलिए देयरफॉर सामाजिक सुरक्षा कवच जो है ना वो बनाना चाहिए। ठीक है, तो उनका मानना है कि भाई एक सामाजिक सुरक्षा कवच होना चाहिए, सोशल सेफ्टी नेट्स उसको हम बोलते हैं। तो सामाजिक सुरक्षा कवच क्या करेगा, जो गरीब लोग हैं उनकी क्या करेगा, रक्षा करेगा या उनको सपोर्ट करेगा वैश्वीकरण से। ठीक है, क्योंकि वैश्वीकरण का फायदा सिर्फ अमीर उठा रहे हैं, तो ऐसे में जो सामाजिक सुरक्षा कवच होगा वो क्या करेगा, गरीबों का सपोर्ट करेगा, उनको फायदा देगा। ठीक है, ये होना चाहिए। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि विश्व के अनेक आंदोलनों ने कहा है कि यह भी क्या है, काफी नहीं है। मतलब अगर आप सुरक्षा कवच बना भी देते हो, सामाजिक सुरक्षा कवच, तो वो भी गरीबों के लिए काफी नहीं होगा, उसकी वजह से भी गरीब लोग प्रॉपर तरीके से नहीं बच पाएंगे। समझ आ रहा है, तो यहाँ पर भी आपको कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिल रहा है कि कुछ लोग जो है वो आर्थिक प्रभाव को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे हैं जो आर्थिक प्रभाव को अगेंस्ट में जा रहे हैं, वो उसके अगेंस्ट में, उसके विरोध में बोल रहे हैं कि नहीं भाई, इससे सिर्फ अमीरों को फायदा होता है, गरीबों को नहीं होता। ठीक है, उनका मानना ऐसा है। और लिखा हुआ है कि सम इकोनॉमिस्ट या अर्थशास्त्री जिनको हम कहते हैं, तो कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना ऐसा है कि इसको हम पुनः उपनिवेशीकरण कह सकते हैं। यानी कि कुछ अर्थशास्त्री या इकोनॉमिस्ट लोग ऐसे हैं जिनका मानना ये है कि भाई ये ग्लोबलाइजेशन और कुछ नहीं है, ये क्या है, पुनः उपनिवेशीकरण। पुनः का मतलब होता है दोबारा, और उपनिवेशीकरण का मतलब होता है जब लोग, मतलब जब बड़े जो शक्तिशाली देश होते हैं वो क्या करते हैं, छोटे छोटे या कमजोर देशों को अपना उपनिवेश बनाना स्टार्ट करते हैं, तो वो उपनिवेशीकरण। ठीक है, जैसे एक टाइम पे जब ब्रिटेन का राज हुआ करता था, ब्रिटेन लगभग पूरी दुनिया के ऊपर कंट्रोल करके बैठा था, तो उस टाइम पे डायलॉग फेमस था कि भाई जो ब्रिटेन है उसका सूर्य कभी अस्त नहीं होता, क्योंकि हर जगह ब्रिटेन की कॉलोनियां हुआ करती थी। ठीक है, तो पहले के टाइम पे जैसे हमारे को उपनिवेशीकरण देखने को मिलता था जब ब्रिटेन राज करता था, अब लेकिन ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे कोई एक कंट्री राज नहीं कर रही, जबकि आज के टाइम पे क्या है, जो जैसे अब बड़ी बड़ी कंपनियां देखते हो, अमेजॉन हो गया, जियो हो गया, ये सब इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये बड़ी बड़ी कंपनियां भी एक तरीके से अब जनता के ऊपर पूरा कब्जा करते हुए जा रही है, उनको अपना उपनिवेश ही तो बना रही है, क्योंकि हम लोग अब एक तरीके से पूरा उनके कंट्रोल में आते जा रहे हैं। जो वो चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, वो आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से वही उनका कहना है कि अर्थशास्त्री लोग कह रहे हैं कि भाई पहले के टाइम पर जैसे उपनिवेशीकरण चला था ब्रिटेन के द्वारा, शुरुआत से अब यहाँ पे दोबारा से वही हो रहा है कि अब दोबारा से उपनिवेशीकरण चल रहा है, दोबारा अब कंट्रियां एक तरीके से गुलाम होती जा रही हैं। बस बात यह है कि भाई पहले के टाइम पे दिखाई देता था हमें कि भाई देखो वो कंट्री गुलाम है, ये कंट्री गुलाम है, ये कंट्री गुलाम है, तो यानी पहले के टाइम पर तो हमारे को बेड़ियां दिखती थी, जंजीरें हमारे को दिख जाती थी, लेकिन आज के टाइम पे हमारे को जंजीरें दिख नहीं रही है, लेकिन फिर भी जो आज बहुत सारे देश हैं वो गुलाम बन चुके हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से। समझ आ रहा है, तो ये इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आप कह सकते हो कि ग्लोबलाइजेशन का ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है कि ये क्या है, पुनः उपनिवेशीकरण भी है। तो अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि भाई ये पुनः उपनिवेशीकरण कैसे है, तो अभी तक मैंने जो जो कहानी आपको सुनाई वो सारी आप अपने आंसर में लिख सकते हो और पूरे नंबर पा सकते हो। इस तरीके से हमारा ये टॉपिक आर्थिक प्रभाव खत्म होता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, जिसको में हम पढ़ेंगे सांस्कृतिक प्रभाव के बारे में, और वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए दिल्ली वाला टीचर।